नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर हैं श्रद्धा सक्सेना जी। नमस्कार। और आप महिलाओं के मुद्दों पे, घरेलू हिंसा पे तमाम तरीके के मुकदमे लड़ती रहती हैं। तो हम इनके ज़रिए ये जानना चाहते हैं कि जो घरेलू हिंसा होती है उसमें पुरुषों को क्या अधिकार प्राप्त है, साथ ही साथ तलाक को लेके जो मुस्लिम महिलाएं हैं या जो हिंदू महिलाएं हैं उनको क्या अधिकार प्राप्त है। तो स्वागत करते हैं श्रद्धा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये लखनऊ की सर्दी है और पीछे हमारे आप इको गार्डन देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। श्रद्धा जी दिल्ली से आई हैं, बड़ा बिजी शेड्यूल था। आज हमने इनको बहुत सवेरे सवेरे पकड़ा कि नहीं, सुबह सुबह आपको पकड़ लेते हैं, उसके बाद ये अपने तमाम कॉन्फ्रेंस वगैरह में बिजी हो जाएंगी। तो पहले तो थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, कैसे आपने ये करियर चुना, क्या सोच के चुना? अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं एक एनसीसी कैडेट भी रही हूं, मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूं, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर रही हूं। तो मुझे फ़ौज ज्वाइन करना था। अच्छा। तो फ़ौज में सिलेक्शन भी हो गया, बट ट्रेनिंग के दौरान मेरी बैक में इंजरी हो गई। अच्छा। तो ट्रेनिंग तो छोड़नी पड़ी थी। अब जीवन में कुछ तो करना है। मैं एक्टिविज्म पिछले महिलाओं के लिए मैं पिछले 10-12 साल से लड़ाई कर रही हूँ, इंटर के बाद से ही। अच्छा। तो ऐसे ही मेरा लीगल रास्ता बनता हुआ चला गया था। महिलाओं के साथ जो क्रूअल्टी होती है, महिलाओं के साथ जो गलत होता है, तो मैंने कई बार देखा कि महिलाएं अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। तो जब उनकी आवाज़ बनना शुरू करा तो वो खुद की आवाज़ बनना शुरू हो गई। अच्छा। तो ऐसे करते करते ही ये रास्ता आगे बढ़ता चला गया और आपके सामने अब उसके रिजल्ट्स हैं। तो अभी जब आपने प्रैक्टिस शुरू की तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों शुरू की? इसका भी कोई खास रीजन है? मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मेरी शुरुआत लखनऊ से ही हुई थी। मैंने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत यहाँ से की थी। इसके बाद फिर मैंने गुड़गांव करना शुरू किया और गुड़गांव के बाद फिर मैं लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई है मेरी 2018 में। तब से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चलता हुआ चला गया। बट हाँ, उसके साथ साथ मैं हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, फोरम और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करती हूँ। आमतौर पे एक परसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा बड़ा महंगा होता है, बहुत जो गरीब लोग हैं वहाँ नहीं लड़ सकते। क्या व्यवस्था है, कुछ ऐसी है कि जहाँ ऐसे लोगों को भी न्याय मिल सके? हाँ जी, एमिकस क्यूरी जो होते हैं जिससे कोर्ट अपॉइंट करती है, तो वो ऐसे लोगों के मुकदमे फ्री में ही लड़ते हैं। और कई सारे ऐसे एडवोकेट्स भी हैं जो प्रो बोनो केसेस भी करते हैं। बशर्ते कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टी है वो एक्चुअली जेन्युइन में पीड़ित होनी चाहिए और उनको न्याय सुप्रीम कोर्ट में मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करता है। न्याय सबको मिलता है। वहाँ पर प्रो बोनो केसेस भी लड़े जाते हैं, वहाँ पर एमिकस क्यूरी भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो न्याय वहाँ पर सबके लिए मिलता है, बहुत महंगा नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप किस टाइप के मुकदमे ज़्यादा देखती हैं? मैं सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो आ रहे हैं मुकदमे वो किस वर्ग से आ रहे हैं? मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल ज़्यादा आ रहे हैं जी। अच्छा, तो शादी के कितने दिनों बाद जनरली आ जा रहे हैं? 4-5-6 महीने बाद भी। अच्छा जी। मतलब कहा जाए कि जो हनीमून पीरियड होता है वो भी कोर्ट में बीत जाता है, कह सकते हैं। एक्चुअली इसमें भी जब आप किसी मैटर को जब आप पढ़ते हैं, उसको परस्यू करते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि अगर आप किसी भी रिश्ते में अगर किसी इंटेंशंस के साथ में जा रहे हैं कि आपको अपना ये पर्पस फुलफिल करना है शादी के साथ में बाद में, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आएगा। अच्छा। तो अगर आप किसी भी रिलेशन में अगर एंटर कर रहे हैं तो बहुत पायस अपना भाव रखिए उस रिलेशन में जाने में। उस रिलेशन को फलीभूत कैसे करना है वो हमारा टारगेट होना चाहिए, रेदर देन कि मेरा इस शादी के बाद क्या क्या मेरे पर्पस सॉल्व हो सकते हैं। अगर पर्पस मेरे सॉल्व नहीं, वो किसी भी साइड से हो सकता है, लड़का पक्ष के साइड से भी हो सकता है, लड़की पक्ष के साइड से भी हो सकता है। तो एक हम मैलिशियस इंटेंशंस के साथ में किसी भी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करें। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अब हम एक बहुत खूबसूरत से रिश्ते में जा रहे हैं जो शादी का है और हमें बहुत अच्छे से इसको नर्चर करना है। अच्छा, जो मुकदमे जा रहे हैं, जो आप देख रही हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ बताइए। कि घरेलू हिंसा में आमतौर पे माना जाता है कि पुरुषों का पक्ष कम सुना जाता है या वो अपना नहीं रख पाते, इसका क्या प्रावधान है? देखिए, मैं अगर थोड़ा टेक्निकलिटी बताऊंगी इस चीज़ में, पहले मैं महिलाओं के लिए बता दूं। कई बार ये महिलाएं ये सोचते हैं कि अगर हमने मुकदमा कर दिया तो अब वो सालों चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुकदमे जल्दी से जल्दी भी खत्म होते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस में पैसों का भी प्रावधान है, इंटरम मेंटेनेंस। अच्छा। जो कि सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 के अंदर फॉल होता है। तो जैसे किसी महिला के साथ अगर घरेलू उत्पीड़न हुआ है और वो अनएम्प्लॉयड है, जो जेन्यून है, काफ़ी इसको साथ क्रूअल्टी हुई है, तो हम जो मेन अपनी पिटीशन फाइल करते हैं वो सेक्शन 23 में फाइल करते हैं। उसके साथ साथ हम एक इंटरिम एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 में, जिसके अंदर कोर्ट उस महिला के लिए कुछ ना कुछ मेंटेनेंस बांध देती है, उसके खर्चे के लिए, उसके दवा दारू के लिए, जो भी उसके लिए ज़रूरत होती है। और जो हमारा सेक्शन 23 है वो भी मुकदमा ऐसे चलता रहता है।
अब डोमेस्टिक वायलेंस में अगर कई बार ऐसा होता है, अगर किसी महिला के साथ क्रूअल्टी होती है तो उसके पास कई बार मेडिकल्स होते हैं उस चीज़ के, कई बार वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी होती है, किसी किसी घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, तो जिससे उसकी जो घरेलू हिंसा है वो साबित हो जाती है। अब लोग ये बोलते हैं कि भाई पुरुषों के लिए क्या है, तो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर किसी महिला ने अगर मान लीजिए घरेलू हिंसा का मुकदमा किया है जो कि खारिज हो जाता है, तो पुलिस के पास भी राइट है, मतलब मेल के पास भी ये राइट है कि वो भी घरेलू हिंसा का मुकदमा कर सकता है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर ही। अच्छा, तो अभी आज की तारीख में जैसे पहले जो दहेज के मुकदमे होते थे और आज जो हो रहे हैं, इनमें कोई अंतर देखने को आया है, कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, महिलाओं का शोषण पहले भी हो रहा था और वो आज भी हो रहा है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा धीमी गति से चेंज हो रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं मतलब एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है और उनके अंदर यह है कि महिलाओं को घर में रखना है, उनको दबा के रखना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आएगा। तो इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए, अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं तो रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर आपको दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, तो वो रिश्ता अच्छे से फलीभूत होगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई ये महिला है और मुझे इसको घर में रखना है, या पुरुष के लिए सोचेंगे कि मैं इसको दबा के रख लूँ, तो वो रिश्ता नहीं चल पाएगा। हिंदू महिला और मुस्लिम महिला, इनके अधिकार समान हैं या कुछ अलग अलग हैं? समान है। अच्छा, जैसे मुस्लिम महिला अगर डाइवोर्स लेना चाहती है तो उसमें हमारा सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रोविजन है, वैसे ही सेक्शन 3 में मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट के अंदर भी डाइवोर्स का प्रोविजन है। अच्छा, हाँ। ये कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं तलाक नहीं ले सकती? नहीं ले सकती हैं। सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर कोई भी महिला अगर डाइवोर्स लेना चाहे तो वो ले सकती है। अच्छा, क्या और चीज़ें आप देख रही हैं? आप मुकदमों को ज़्यादा नज़दीक से देखती हैं जी। क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जो सोसाइटी को इस तरीके से दिक्कत में खड़ी कर रही हैं? देखिए, कई बारी ऐसा होता है कि कई बारी चाहे वो लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, कई बारी परेशान करने के लिए भी मुकदमे डाल दिए जाते हैं। तो कई बार लड़का पक्ष या लड़की पक्ष ये बोलता है कि हमारी कोई गलती नहीं है और मतलब ये हम पे झूठा मुकदमा किया गया है। तो मैंने जितना इस प्रैक्टिस के दौरान ऑब्जर्व किया है वो ये है कि अगर आप गलत नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई सबूत ज़रूर होता है जो कि आपका सच साबित करता है। अच्छा। तो उससे आप मुकदमा जीतते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। वही सबूत ढूंढना जो लॉयर है उसका काम है। वो लॉयर आपको बताता है कि आप, मतलब लॉयर का मैं भी, क्योंकि मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ड्रिल करती हूँ कि आप मुझे ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ शो कर देता है कि लड़का है वो सही कह रहा है या लड़की है वो सही कह रही है, तो कोर्ट में। लेकिन ये कई बार बड़ा वैसा लगता है कि हम पति पत्नी साथ जा रहे हैं और फिर हम उनके एविडेंस भी रखते घूमें कि नहीं कल को क्या हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं रखते हैं, बट मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अगर आपने कभी गलत नहीं किया होता है तो आउट ऑफ द वे जाकर भी कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है जो आपके फेवर का होता है। क्या घरेलू हिंसा कानून या दहेज कानून के चलते युवाओं में शादी के प्रति कोई नकारात्मक या नेगेटिविटी आई है? नहीं, नकारात्मकता नहीं आई है। आज के टाइम में बहुत मैरिजेस हो रही हैं। अभी दिसंबर में तो हम देख रहे थे कि बम्पर शादियां हो रही थी, तो ऐसा नहीं है। अभी ये है कि लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो वो अपने अधिकारों को जान चुके हैं। तो अगर पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले ज़माने में अगर हम ज़्यादा केसेस नहीं देखते थे, वो इसलिए नहीं देखते थे क्योंकि लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो एट द एंड ऑफ द डे और मायके से बोल दिया जाता था कि अब तुम इस घर से चली गई, अब ससुराल से तुम्हारी अर्थी ही उठेगी। तो चाहे आपके साथ घर में कितनी भी क्रुअल्टी हो रही हो, चाहे आपको जला दिया जाए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखे हैं डाउरी डेथ, आपको जला दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने मायके पक्ष से भी बहुत रेयर फैमिली होती थी जो सपोर्ट करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। आज की जो लड़की है, मुझे लगता है कि 80% लड़के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो अगर उनके साथ अगर किसी तरीके की भी क्रुअल्टी होती है तो उन्हें अपने अधिकार पता है, वो अपने फैसले लेने लगी, वो अपने फैसले लेने लगे नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है, ये सोसाइटी में होनी चाहिए। एक ज़बरदस्ती की शादी के लिए या एक ऐसी शादी जिसमें बहुत ज़्यादा तनाव है, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आपके रास्ते अलग अलग होने से आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से अलग होना ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल और है जो बहुत सारे मुद्दे बार बार चलते हैं, मैरिटल रेप का जी। कई बार बड़ा चर्चा में आता है। जी जी। इसका क्या जो है ग्राउंड है और क्या अभी इसकी कानूनी स्थिति है? देखिए, मैरिटल रेप कई बारी प्रेशर बनाने के लिए भी लगाया जाता है, ठीक है, अगर मतलब किसी भी पार्टी पे अगर लगाना हो तो, लेकिन एक छत के अंदर नीचे रहते हुए कभी मैरिटल रेप नहीं होता। लेकिन अगर लड़का लड़की अलग रह रहे हों और लड़का उस लड़की के निवास स्थान पे जाता है तो वो मैरिटल रेप की श्रेणी में आता है।
लेकिन ऐसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है, बहुत ज़्यादा रेयर केसेस है जिसमें मैरिटल रेप होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेशर बनाने के लिए ये मैरिटल रेप वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो अभी जो हमारा इंडियन पेनल कोड है उसमें इसकी क्या स्थिति है? इसको हम मतलब जैसे मैरिटल रेप फॉल तो इसी के अंदर करता है 376 के अंदर, बट इसकी उतनी ही वैल्यू रखी जाती है जितनी 376 की है। बट बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मैंने बताया कि उसमें इसकी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि मेन जो पर्पज़ है 377 का मैरिटल रेप का वो यही है कि आप कैसे प्रेशर बनाए अपोजिट पार्टी पे, इसलिए ये धारा लगाई जाती है। एक इसी से जुड़ा और सवाल है, हम लोगों ने कहीं चर्चा की थी जी। तो लोग कहना था कि जब लड़की चाहती है कि उसकी जो सामने वाला है हस्बैंड है उसकी बेल ना हो तो 377 का एक धारा उपयोग करती है। देखिए आप लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हैं, फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि अगर आप निर्दोष हैं तो आप प्रूफ कैसे करेंगे उस चीज़ के लिए। और हस्बैंड वाइफ जब साथ में होते हैं तो बहुत रेयर केस में ये चीज़ आती है अकाउंटेबिलिटी में, अदरवाइज नहीं इतना होती है। तो बेल अगर देखा जाता है कि सिविलिटी इतनी नहीं है तो कोर्ट बेल दे देती है। मतलब अगर आपने कोई ऐसा एविडेंस शो कर दिया जो एविडेंस ये शो करता है कि मैरिटल रेप तो बहुत दूर की बात है, आप लोग तो कभी साथ में भी नहीं थे, तो उस ग्राउंड पे बेल मिल जाती है। अच्छा। तो डिपेंड ये करता है कि सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या क्या दे रहे हैं। इन मतलब जो पेरेंट जो कपल है, कोर्ट है और पुलिस, ये तीन पक्ष मोटे मोटे होते हैं। जी। पुलिस का क्या रोल होता है? क्योंकि आमतौर पे एप्लीकेशन गई, पुलिस ने मुकदमा लिखा, तो जेल से बचने, पुलिस के डर से बचने के लिए जो लोग हैं वो ज़्यादा दिक्कत में आते हैं। जी, तो इसके लिए अगर मान लीजिए आपके खिलाफ अगर कोई एफआईआर हो गई, बशर्ते आप निर्दोष भी हैं, तो आप एंटिसिपेटरी बेल ले लीजिए। आप एंटिसिपेटरी बेल में पुलिस के पास आपको अरेस्ट करने का राइट खत्म हो जाता है, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस आपको जब भी बुलाएगी तो आपको जांच के लिए जाना होगा। तो अगर किसी पे भी अगर 376, 377 या 307, 302 ये सारी नॉन बेलेबल सेक्शंस अगर लग गई हैं, तो इन सारे केसेस में अगर आप पे कभी भी कोई एफआईआर होती है तो आप एंटिसिपेटरी बेल पहले ले लीजिए। मतलब आपको अगर जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गया है तो आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप एंटिसिपेटरी बेल ले लें। घरेलू हिंसा में जागरूकता के लिए कुछ और आप बताना चाहती जो आपके एक्सपीरियंस हैं? हाँ जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि आजकल की जो महिला हैं वो अपने अधिकारों को जान रही है और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ना ही हिंसा सही है और ना ही हिंसा करिए। तो हम लोगों को, क्योंकि मेल और फीमेल एक सोसाइटी के बहुत बड़े पिलर हैं और दोनों जब तक हाथ से हाथ मिला करके नहीं चलेंगे तब तक सोसाइटी नहीं चल पाएगी। तो हम लोग को साथ में मिलना ज़रूरी है, हमें किसी को दबाने की ज़रूरत नहीं है। इक्वालिटी, जो कि राइट टू इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आर्टिकल 14 ये कहता है, तो वही समानता हमें घर में भी रखनी है। थोड़ा सा हमें ब्रॉड माइंडेडनेस दिखानी होगी। अगर मेरी बेटी है तो मैं बेटी को रात के अगर 12 बजे भी काम कर रही है, मेरी बेटी काम कर रही है, लेकिन बहू काम कर रही है, बताओ 12-12 बजे तक क्या काम होता है? तो उस माइंडसेट को भी चेंज करना होगा। मतलब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगी कि बहू और बेटी में डिफरेंस करना बंद करना होगा। कि बेटा अगर आपका अगर सुबह 4 बजे तक काम कर रहा है या रात को काम करके आ रहा है और बहू भी अगर आपकी वर्किंग है, तो आपको मेरा बेटा बेचारा बहुत काम कर रहा है लेकिन इसको 4 बजे तक क्या काम करे, ये नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच में एक आपको एक इक्वालिटी रखनी होगी, तालमेल करके चलना कि लड़का भी उतनी ही मेहनत कर रहा है, लड़की भी उतनी ही मेहनत कर रही है। तो बहुत शुक्रिया श्रद्धा जी आपका, आपने इतनी अद्भुत और इतनी अनमोल जानकारी दी। साथ ही साथ दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हम लोगों की बातचीत को इतने लंबे समय तक सुन रहे हैं। श्रद्धा जी के साथ आपको संपर्क करना हो, कोई मामला हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कुछ सवाल लिख सकते हैं जिनके ज़रिए हम दोबारा जुड़ेंगे और फिर उन सवालों पे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी, धन्यवाद।